तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, ड्रैगन बॉय से फाइट में तांग सांग काफी सीरियसली इंजर हो गया था, मगर पीकॉक डिमन किंग ने इसे एक पिल दिया था जिससे ये खुद के इंजरी को भी हील कर सका है। अब आगे रेफरी के सिग्नल देते ही दोनों अब आगे जाते हैं। डार्क डीमन लॉर्ड ये तुरंत ही अपना अटैक करता और बिग कैट के भागने के सभी रास्ते को ब्लॉक कर देता है। बिग कैट का बॉडी फूलने लगता है और साइज में ये काफी बड़ा भी हो जाता है। इसका शॉर्ट लाइट भी निकलता है और ये जोर से चिल्लाता है। इस टाइम पर लायन और टाइगर के पावर को भी स्टेज पे देखा जा सकता है, जो कि बिग कैट से निकल भी रहा है। डार्क डीमन लॉर्ड देखता है कि इसका अटैक सोलो हो रहा है। ये देखकर ये कहता है तो फिर ये बात है काफी इंटरेस्टिंग है, और इसके पीछे से रेड लाइट सर्कल भी निकलता है जिससे काफी रेड लाइट भी इमिट होता है। ये कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक डार्क डीमन लॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तांग सांग इधर इन दोनों का फाइट को देख रहा है और ये देखता है कि डार्क डीमन लॉर्ड ये अपने एक डोमेन स्किल का यूज करता है, ब्लड मून लाइट है, और सभी जगह पे सिर्फ रेड लाइट ही बिखर जाता है। इस तरह का एबिलिटी पाने के लिए काफी ज्यादा किलिंग भी करना होता है, तब जाकर इस तरह का स्किल भी मिल पाता है। इस तरह के डोमेन में एनिमी का माइंड भी अफेक्ट होता है। मिंग गौंजी इस फाइट को देख रही है और कहती है क्या बिग कैट इस फाइट को जीत सकेगा। इस पर तांग सांग कहता है मुझे भी नहीं पता कि ये जीत सकेगा या नहीं। बिग कैट अपना शॉर्ट से पावरफुल शॉर्ट अटैक को करता है, मगर इस डोमेन में ब्लडी लाइट ऑलरेडी इसका माइंड में इंटर कर चुका है, जिसके कारण से ये भी काफी कंफ्यूज हो जाता है और इसका दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा। इसके कानों में से चिल्लाने का आवाज भी सुनाई देता है, जैसे कि कोई भूत इसके कानों में आकर चिल्ला रहा हो जोर जोर से। इससे इसका सर भी घूमने लगता है। ये फील कर अब बिग कैट का लाइगर पावर भी रिलीज होता है और ये एक तरह का शील्ड क्रिएट करता है अपने बॉडी के अराउंड में, और ये खुद को और अपने माइंड को शांत करने का ट्राई करता है। इधर डार्क डीमन लॉर्ड ये अपने मून लाइट से अभी भी अटैक कर ही रहा है। इधर बिग कैट इसका दिमाग इसका साथ नहीं देता। ये अपने ओपोनेंट से फाइट करना चाहता है, मगर इसका दिमाग अभी एक इल्यूजन में है जो कि इसे बोल रहा है तुम्हें फाइट नहीं करना। इधर डार्क डीमन लॉर्ड ये भी सरप्राइज है कि बिग कैट बस यूं ही खड़ा है और ये काफी सारे इसका अटैक से हिट भी हो चुका है, मगर फिर भी ये खड़ा ही है। हालांकि डार्क डीमन लॉर्ड चिंता नहीं करता। ये जानता है कि इसके ब्लड मून डोमेन से ये काफी सारे पावरफुल एनिमी को पहले भी किल कर चुका है, तो फिर ये बिग कैट को भी संभाल ही लेगा। इधर बिग कैट खुद से ही कह रहा है मुझे इस फाइट को जीतना है, अपने फैमिली के लिए, अपने क्लैन के लिए। अगर मैं रिसोर्सेज को गेन नहीं करूंगा फिर मेरा क्लैन कभी भी ऊपर राइज नहीं कर सकेगा। मैं अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करूंगा और इसके लिए मैं किसी को भी किल कर दूंगा। बिग कैट का आंखें भी खुलता है। इधर डार्क डीमन लॉर्ड ये देखता है कि बिग कैट है इसका ब्लड मून डोमेन से काफी अफेक्टेड हुआ है, फिर ये जल्दबाजी नहीं कर रहा अटैक करने के लिए। बिग कैट जो कि इसका अटैक से पहले काफी वीक हो चुका था, सडनली इसका बॉडी से काफी लाइट भी फ्लैश करता है और ये सराउंडिंग से काफी एनर्जी को गैदर करना स्टार्ट करता है। ये देखकर डार्क डीमन लॉर्ड ये भी काफी सरप्राइज होता है। ये देखता है कि इसका डोमेन अब बिग कैट सॉल्व कर रहा है। इससे डार्क डीमन लॉर्ड का पावर भी वीक होता जाता है, जबकि बिग कैट अपने सॉल्विंग स्किल का यूज कर रहा है। फिर सबसे डराने वाला बात ये है कि जब बिग कैट ये कर रहा था फिर इसका बॉडी से ब्लैक मिस्ट निकल रहा था, जबकि ये ब्लड मून की ऑरा को सॉल्व किया है फिर ब्लैक मिस्ट इसके बॉडी से निकल रहा है और इन ब्लैक मिस्ट में ह्यूमन फेसेस को भी देखा जा सकता है। इस टाइम पे स्टेज पे ब्लड मून डोमेन काफी वीक हो जाता है और एनर्जी बिग कैट के अराउंड काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जैसे कि नेक्स्ट अब काफी बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। इस टाइम पे इसका कल्टीवेशन और स्पिरिचुअल पावर दोनों ही 9 टियर के पीक पे चले जाते हैं। बिग कैट इस टाइम पे काफी स्ट्रॉन्ग किलिंग ऑरा को शो करता है। इसे भी कुछ समझ में नहीं आता, बस ये एक ही बात अभी भी बोल रहा है कि ये किल करना चाहता है। ब्लैक मिस्ट आगे जाकर अब फायर वर्क की तरह ब्लास्ट होता जाता है और ब्लैक मिस्ट लिक्विड फ्यूल की तरह निकल रहा है और इसी लिक्विड में आग भी जल रहा है और ये लिक्विड ब्लास्ट होता जा रहा है। जोरदार चेन रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, एक के बाद एक ब्लास्ट यहाँ पे सुनने को मिलता है और देखने को भी। इस टाइम पर रेफरी भी बीच में आ जाता है और ये कहता है बस बहुत हुआ, तुम जीत चुके हैं, रुक जाओ अब। बिग कैट अब रुक जाता है और इसे विनर अनाउंस कर दिया जाता है। जो भी इस फाइट को देख रहे थे ये सभी भी काफी स्टंड होते हैं इस तरह का फाइट को देखकर, और ये बिग कैट को इस हालत में पहली बार ही देखे हैं। जबकि ये मैच खत्म हो चुका है फिर बिग कैट है टॉप 16 में जा चुका है। अब ये वेटिंग रूम की ओर जाने लगता है। तांग सांग इसे देखता है और इसके फॉरहेड पे अपने एनर्जी को डालता है ताकि ये शांत हो सके और इसे कहता है अपने पावर को कंट्रोल करो और अपने किलिंग इंटेंट को भी शांत करो, इसे कंट्रोल करने का ट्राई करो। ये का बिग कैट बैठकर मेडिटेट करना स्टार्ट करता है। तांग सांग मिंग गौंजी को कहता है ये काफी टाइम से अरीना में फाइट कर रहा था और ये काफी सारे मॉन्स्टर को किल कर चुका है अब तक, तो इसका किलिंग इंटेंट भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। बस इसे अपने किलिंग इंटेंट पे कंट्रोल को गेन करना होगा, इससे इसका स्पिरिचुअल पावर भी इंक्रीज करेगा। बिग कैट का किलिंग इंटेंट सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। इधर डार्क डीमन लॉर्ड इसका भी किलिंग इंटेंट काफी स्ट्रॉन्ग था। किलिंग इंटेंट को काफी ज्यादा किलिंग करने के बाद ही गेन किया जा सकता है। किलिंग और धीरे धीरे बिग कैट के बॉडी में मर्ज होता जाता है। इस मैच में बिग कैट है काफी ज्यादा डार्क डीमन लॉर्ड के किलिंग इंटेंट को सॉल्व किया है, इस कारण से इसका किलिंग और भी ज्यादा बढ़ चुका है और ये पावर अब इसके पावर का हिस्सा बन चुका है। तो फिर इसे अब इस पावर को प्रोसेस करना ही बचा हुआ है, जो कि ये बैठ कर भी रहा है। अगर ये इस पावर को मास्टर कर लेता है फिर ये अपने एक डोमेन को रिलीज कर सकेगा, किलिंग गॉड डोमेन को। तांग सांग भी अपने स्पिरिचुअल पावर से बिग कैट का हेल्प करता है और इसे फ्यूज करने में इसका
हेल्प भी करता है। मी गोंजी ये सब थिंग्स को देख रही होती है और ये कहती है तुम सब कुछ के बारे में कैसे जानते हो। तांग संग कहता है बस मुझे पता है। इधर कंपटीशन अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट अब मी गोंजी का बारी आता है फाइट करने का। आज जो भी मैच चला है ये सभी काफी एक्साइटिंग मैच था देखने के लिए। जब रेफरी 9th ग्रुप को कॉल करता है फिर अब मी गोंजी आगे आ जाती है। इसका भी बारी आ चुका है। मी गोंजी के सामने इसकी ओपोनेंट खड़ी होती है और ये एक वुमेन है जो कि इससे 4 से 5 साल बड़ी होगी और ये फिनिक्स क्लैन से है। मगर फिनिक्स क्लैन में भी डिफरेंट रेस है। ये आइस फिनिक्स क्लैन से है और ये मी गोंजी के ग्रुप में सबसे पावरफुल ओपोनेंट भी होने वाली है। फायर फिनिक्स में ग्रेट अंडर डीमन एम्परर है मगर आइस फिनिक्स में कोई भी ग्रेट डीमन एम्परर नहीं है। मगर फिर भी ये क्लैन काफी स्ट्रॉन्ग है। इस वुमेन को आइस एंजल के नाम से भी बुलाया जाता है। इसके क्लैन में दोनों का फाइट अब स्टार्ट होता है। आइस एंजल ये मी गोंजी के बारे में काफी कुछ सुनी भी है और इसने इसका मैचेस को भी देखा है तो ये जानती है कि ये क्या कर सकती है। स्टार्टिंग में ही ये अपने आइस पावर को रिलीज कर देती है और एक काफी बड़ा सा तूफान क्रिएट कर देती है, बर्फ का तूफान। मगर इधर मी गोंजी अभी भी धीरे धीरे इसकी ओर आगे बढ़ रही होती है। इस बर्फ के तूफान में भी जब ये एक सर्टेन डिस्टेंस पे आ जाती है फिर इसके बॉडी से सिल्वर लाइट भी फ्लैश करता है और स्पेस पावर निकलकर सामने आता है। इस टाइम पे पीकॉक डेमन किंग भी ये देखकर सरप्राइज होते हैं। ये इतनी अच्छे से स्पेस पावर को कैसे यूज करना सीखी है। ये समझ जाते हैं कि इसके सामने कुछ भी क्यों ना आ जाए, इसे कुछ भी नहीं होने वाला है। सब थिंग्स को स्पेस पावर अपने अंदर में खींच लेगा और दूसरे डायमेंशन में सेंड कर देगा। इधर तांग संग भी ये देखता है और कहता है ये काफी अच्छी हो गई है मिस्टीरियस स्काई स्पेस सर्कल टेक्निक में। इस टाइम पे मी गोंजी को स्पेस पावर का मैसेंजर भी कहा जा सकता है। ये स्पेस पावर के साथ में ऐसा लगता है कि ये मर्ज हो चुकी है और ये काफी फ्रीली इसे यूज भी कर सकती है। इधर आइस एंजल अपने आइस पावर को शो करती है और काफी जोरदार आइस पावर को रिलीज करती है। टेम्परेचर 0 डिग्री पे आ जाता है। सभी थिंग अब फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये काफी पावरफुल एबिलिटी है आइस फिनिक्स क्लैन का। इस तरह के डोमेन में सभी दूसरे एलिमेंट का पावर भी वीक हो जाता है। स्पेस पावर भी वीक हो चुका है। यहाँ तक कि ब्लड भी धीरे धीरे जमने लगता है इस तरह के टेम्परेचर में। इस टाइम पे मी गोंजी भी रुक जाती है और इसके पीछे से इसका पीकॉक फेदर भी आता है और ये अपने फेदर को यूज करती है स्पेस पावर को रिलीज करने के लिए। आइस एंजल ये काफी सरप्राइज होती है कि इसकी ओपोनेंट ये कैसे कर सकती है। इसका 0 डिग्री काफी पावरफुल स्किल है। ये कैसे इसके स्किल को बीट भी कर सकती है। ये सोचती है हो सकता है कि मी गोंजी अपने स्पेस एलिमेंट कंट्रोल में काफी ज्यादा माहिर होगी, इससे भी ज्यादा माहिर होगी। इस कारण से भी ये इसके एलिमेंट पावर को डिफीट कर चुकी है और 0 डिग्री स्किल काफी वीक हो चुका है। इसके मिस्टीरियस सर्कल ऑफ हेवन स्किल से आइस एंजल ये देखकर अपने आइस पावर का यूज करती है और एक सेल को क्रिएट करती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। हालांकि इस टाइम पे स्पेस क्रैक के आना स्टार्ट हो जाता है आइस एंजल के चारों ओर और ये हिल भी नहीं पाती इस स्पेस पावर के आगे में। सडनली ये यहाँ से गायब हो जाती है स्पेस क्रैक के अंदर में और जब ये निकलती है फिर ये खुद को स्टेज के बाहर में पाती है और जब ये स्टेज के बाहर चली जा चुकी है फिर ये मैच भी खत्म हो जाता है। जो मैच काफी ज्यादा डेडली दिख रहा था दूसरे भी देखते हैं कि ये कितना आसानी से ये खत्म भी हो चुका है। मी गोंजी 0 डिग्री जैसे पावरफुल स्किल का सामना की मगर फिर भी आसानी से इस मैच को जीत चुकी है। आज का इसका परफॉर्मेंस काफी अमेजिंग था। इस टाइम पे दूसरे तो सरप्राइज है ही मगर पीकॉक डेमन किंग ये भी काफी ज्यादा सरप्राइज है मी गोंजी के पावर को देखकर। इस तरह का फाइटिंग स्किल और स्किल को इन्होंने भी नहीं सिखाया है। ये सोचते हैं इनकी बेटी इसने इस तरह के स्किल को कहां से सीखा होगा। हालांकि इसका कल्टीवेशन लेवल इनसे काफी कम है मगर स्पेस पावर का अंडरस्टैंडिंग इनसे भी काफी ज्यादा हो चुका है। इस बात से पीकॉक डेमन किंग भी काफी सरप्राइज है। ये सोचते हैं कि अगर इन्हें पता होता कि इनकी बेटी का टैलेंट ऐसा हो सकता है फिर ये इसे एंसेस्टर कोर्ट में लेकर नहीं आते कंपटीशन में फाइट करने के लिए। ये इसे छुपा कर ही रखते। ये सोचते हैं इसका टैलेंट के साथ में ये फ्यूचर में ग्रेट पीकॉक डेमन एम्परर भी बन सकती है। जो पहले ग्रेट पीकॉक डेमन एम्परर हुआ करती थी इनके क्लैन से वो काफी फेमस थी टियानु एम्परर के जैसे। टियानु एम्परर ये लक को कंट्रोल किया करते हैं और हमारी एंसेस्टर पूरे स्काई को ही कंट्रोल किया करती थी। इधर तांग संग जब देखा था कि मी गोंजी मिस्टीरियस सर्कल ऑफ हेवन का यूज कर रही है फिर ये समझ गया था कि ये मैच खत्म होने वाला है और मी गोंजी जीतने वाली है। ये मैच भी काफी शॉकिंग था बिग कैट के जैसा। मी गोंजी अब तांग संग के पास में आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे हैं। इस टाइम पे बिग कैट भी अपने मेडिटेशन से उठ जाता है और तांग संग को ये थैंक्स कहता है। ये कहता है मैं अब इस किलिंग ऑरा को कंट्रोल कर सकता हूँ मगर अभी मैं पूरे तरीके से इसे कंट्रोल नहीं कर सकता मगर फ्यूचर में मैं इसे पूरे अच्छे से कंट्रोल कर सकूंगा। जब भी तुम इस पावर को फ्यूचर में यूज करोगे तुम्हें ध्यान रखना होगा, तुम्हें अपने दिमाग और दिल दोनों ही को शांत रखना होगा नहीं तो ये पावर तुम्हारे ऊपर ही हावी हो सकता है। बिग कैट कहता है तुम्हें इस तरह के एबिलिटी के बारे में काफी कुछ कैसे पता है। इस पर तांग संग कहता है तुम इसे किलिंग ऑर डोमेन भी बोल सकते हो। इस डोमेन में तुम्हारा सभी एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगा। बिग कैट कहता है इसका नाम काफी अच्छा है, मुझे पसंद आया। तांग संग कहता है ठीक है आज का मैच खत्म हो चुका है, हमें चलना चाहिए। तांग संग सोचता है अब नेक्स्ट टॉप 16 में ही मैच होगा। नेक्स्ट अब आकर यहाँ पे बॉल को चूज करना होगा जिसपे नंबर लिखा होगा। फिर उस नंबर के हिसाब से इन्हें अपने अपने मैचेस को मिल जाएगा कि ये किनसे फाइट करने वाले हैं। तांग संग सोचता है कि उस टाइम पे इसे अपने लक एनर्जी को यूज करना चाहिए ताकि अपने फ्रेंड से कंपटीशन में फाइट ना करे। तांग संग, बिग कैट और मी गोंजी ये चले जाते हैं यहाँ से बाहर जाने के बाद बिग कैट कहता है मैं जाता हूँ, मुझे जाकर प्रैक्टिस करना चाहिए इस किलिंग ऑफ डोमेन को। बिग कैट को जाता हुआ देखकर मी गोंजी
तांगसंग को थैंक्स कहती है इस सर्कल हैमर स्किल को सिखाने के लिए। ये दोनों बात कर रहे थे और पीछे पीकॉक डेमन किंग आ जाते हैं। इन्हें देखकर तांगसंग सोचता है इन्हें भी अभी ही आना था। मी गोंजी अब इनके साथ में चली जाती है। तांगसंग भी अब यहाँ से निकल जाता है। कल इसका टीम बैटल भी है। कल टीम बैटल में भी इसे फाइट करना है। ये सोचता है अगर ये इस कंपटीशन में मी गोंजी के नाम को फेमस कर दिया फिर एंसेस्टर कोड भी इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में पीकॉक रेस पे भी हमला नहीं होगा। एक बार जब टीम बैटल में भी टॉप 16 प्लेयर सेलेक्ट हो जाते हैं फिर इंडिविजुअल मैच और टीम बैटल इन दोनों का फाइनल्स भी स्टार्ट हो जाएगा और जो भी फाइनल्स में जीत जाएगा उसे डीमन एम्परर से काफी ब्लेसिंग भी मिलने वाला है। जब से तांगसंग एंसेस्टर कोड में आया है काफी लंबा समय हो चुका है। ये पहले ही यहाँ से लौट जाना चाहता था मगर मी गोंजी के कारण से ये यहाँ पे अब तक भी रुका हुआ है। हालांकि इसमें इसे काफी बेनिफिट भी हुआ है। इसका भी कल्टिवेशन काफी इम्प्रूव हुआ है इन दिनों में। तांगसंग वापस से होली माउंटेन पे जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अंदर से फीलिंग भी आ रहा है कि इसे अपने यन एंड yang पावर को फ्यूज कर लेना चाहिए और साथ ही मैनमुथ डीमन और बीहमत डीमन के ब्लड को भी फ्यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि फाइनल्स में किस तरह का ओपोनेंट इसके सामने आएगा ये कोई भी नहीं जानता है। मगर एक बात है कि जो भी हो वो काफी पावरफुल ही हो सकता है। माउंटेन पर ट्रेनिंग करने के बाद ये होटल में आ जाता है। यहाँ पे रूम में ये बैठकर मेडिटेट कर रहा है और ये फील करता है यन एंड yang इसके बॉडी के अंदर में काफी डेंस होते जा रहे हैं मगर ब्लू सिल्वर एम्परर का कल्टिवेशन इंप्रूव नहीं हो रहा। इसे लेकर ये चिंता करता है। जब तांगसंग अपने बॉडी में यन एंड yang पावर को सर्कुलेट करता है फिर ये फील कर सकता है कि इसके मेडिटेंस पावर को सह भी नहीं पा रहे हैं। इसे अपने फिजिकल पावर को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। बीहमत और मैनमुथ डीमन का ब्लड काफी पावरफुल होता है। इन दोनों को एक साथ में फ्यूज करना भी आसान काम नहीं है। तांगसंग सोचता है कि कल के मैच के बाद इसके पास 2 दिन रेस्ट करने का टाइम भी रहेगा। उस टाइम पे ये अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकेगा और उसी टाइम पे ये इसे ट्राई करने का भी सोचता है। तांगसंग सोचता है अभी इसके पास में टोटल 7 ही स्किल्स हैं। फर्स्ट इसका जो नंबर 1 स्किल है या लिंक्सी आई है। इसमें 3 तरह के आई पावर मिला हुआ है और ये स्किल इसका कोर स्किल भी है। फिर इसके बाद में ही बाकी स्किल आते हैं जैसे कि लाइगर स्किल, जिंगपिंग स्किल, टाइम स्किल, ब्लू सिल्वर एम्परर स्किल, जिंग स्किल, पीकॉक स्किल और पीकॉक स्किल। तांगसंग अभी 9 टियर पे आ चुका है। जब ये लास्ट टाइम इलेक्सा को लिया था उस टाइम पे ये इस लेवल पे चला गया था और अभी भी इसके बॉडी में 2 स्लॉट खाली है और इसमें ये 2 स्किल को ऐड कर सकता है मगर अभी ये ऐसा नहीं कर रहा। ये वेट कर रहा है। तांगसंग सोचता है इसके बॉडी में अभी भी विंड ड्रैगन का ब्लड है मगर इसे ये अभी एब्जॉर्ब नहीं किया है। अगर ये जिंगपिंग स्किल को इसके साथ में फ्यूज कर सका तो फिर इससे काफी पावरफुल स्किल भी इवॉल्व होकर निकल सकता है। जबकि विंड एनर्जी फ्लाइंग को इम्प्रूव कर सकता है फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी अच्छा ही होगा और ये इवॉल्व होकर एक अच्छा स्किल में बदल सकता है। हालांकि इसे नहीं पता कि फ्यूजन के बाद ये स्किल कैसा बन जाएगा। इसमें एक सर्टेन रिस्क तो जरूर ही है। ये सोचता है कि अगर फ्यूजन में कुछ गड़बड़ भी हो जाता है फिर ये वापस से चैंगजी से स्किल को गेन कर सकता है तो ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगा मगर स्किल का लेवल घट जाएगा। ये सोचता है कि ठीक है फिर तय रहा। कल के मैच के बाद ही ये अब ये काम को करेगा। रात भर ये बैठ कर कल्टिवेट करने के बाद अब ये मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए जाता है। यहाँ पे इसके फ्रेंड्स भी होते हैं। दुबई यहाँ पे तांगसंग को कहता है मी गोंजी ये काफी सुंदर है, तुमने इसे कैसे ढूंढा? तांगसंग कहता है ये एक सीक्रेट है। तांगसंग पूछता है क्या तुम सब आज भी मैच को देखने आने वाले हो? इस पे वो भी कहता है पिछले 2 दिनों से हम मैच को देखने जा रहे हैं और हमने डिसाइड किया है कि हम अपने ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे। तांगसंग कहता है ये तो अच्छी बात है। एस5 कहता है इलाइट कॉम्पिटिशन को देखने के बाद एक बात तो कहा जा सकता है कि हमें और मॉन्स्टर में काफी डिफरेंस है। मुझे 9 टियर तक के कल्टिवेट करना ही होगा, वो भी काफी जल्दी। तांगसंग ने कहता है डोंट वरी, एक बार ये कंपटीशन खत्म हो जाए फिर हम वापस कैरी सिटी में जा सकेंगे और वहाँ पे जाने के बाद मेरे पास काफी ट्रेजर्स है जो तुम सबका वेट कर रहा है और इन ट्रेजर के साथ में तुम सभी का कल्टिवेशन भी काफी इंप्रूव करेगा। तांगसंग अभी यहाँ से निकलकर कंपटीशन की जगह पे आ जाता है। यहाँ पे ये मी गोंजी से मिलता है और कहता है तुम्हारे फादर ने लास्ट नाइट तुमसे क्या पूछा था? इस पे ये कहती है वो स्काई सर्कल स्किल के बारे में पूछ रहे थे मगर चिंता मत करो, मैंने उन्हें कहा कि ये स्किल मैंने खुद ही सीखा है, मैं बस ये कर सकी हूँ टियानजी डांस को समझने के कारण से और वो इस पे विश्वास कर लिए हैं। तांगसंग कहता है ये तो अच्छी बात है। तांगसंग कहता है आज का ओपोनेंट काफी पावरफुल हो सकता है तो फिर तुम्हें ध्यान रखना होगा। मी गोंजी कहती है हाँ बिल्कुल, आज शायद हमें एक मॉन्स्टर और एक स्पिरिट से फाइट भी करने वाले हैं। ऐसा टीम भी काफी रेयर होता है। एक टीम में मॉन्स्टर और स्पिरिट ये कम ही देखने को मिलते हैं। इनके ग्रुप को ड्रैगन फ्लावर भी कहा जाता है। जो मॉन्स्टर है ये ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करता है और जो स्पिरिट है ये सनफ्लावर क्लैन से बिलोंग करता है। तांगसंग जब ये सुनता है फिर ये काफी सरप्राइज होता है। तांगसंग सनफ्लावर क्लैन के बंदे से काफी हार्ड फाइट किया था और ड्रैगन क्लैन के बंदे से ये फाइट में तो ये काफी इंजर हो गया था और इस बार ये दोनों एक साथ में आने वाले हैं। ये काफी डेडली बैटल भी हो सकता है और ये ड्रैगन फायर ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करता है। इनका टीम भी काफी फेमस है इस पूरे कंपटीशन में। तांगसंग कहता है ठीक है इस टीम को आज हमें डिफीट करना है। मी गोंजी कहती है कोई प्लान है? इस पर तांगसंग कहता है बस मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। ये सारी लाती है। मी गोंजी और तांगसंग दोनों ही स्टेज पे आ जाते हैं और इनका ओपोनेंट भी इनके सामने में आता है। तांगसंग देखता है
है कि एक फीमेल है और ये फायर ड्रैगन क्लैन से है। फाइट स्टार्ट होते ही फायर ड्रैगन गर्ल ये एक बड़े से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इसके ऊपर में ये सनफ्लावर क्लैन का बंदा इसके ऊपर बैठा होता है। फिनिक्स और ड्रैगन क्लैन के पास में पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी होता है। उस दिन जब टांग सांग विंड ड्रैगन बॉय से फाइट कर रहा था, उस टाइम पे विंड ड्रैगन बॉय ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था और इस कारण से भी वो काफी जल्दी डिफीट भी हो गया था। इधर टांग सांग अपने विंग्स को निकालता है और ये भी रेडी है। टांग सांग मी गोंजी को अपने गोदी में उठा लेता है और ये दोनों अब एयर में फ्लाई करते हैं। मी गोंजी सोचती है अब ये दोनों इस पोजीशन में कैसे फाइट करने वाले हैं। टांग सांग ऊपर एयर में और ऊपर की ओर जाता है और मी गोंजी को कहता है इन दोनों को तुम स्पेस पावर से ब्लॉक करो, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो। मी गोंजी अपने स्पेस पावर से एनिमी को ब्लॉक करती है। जब इसका पिकॉक फेदर आता है फिर यह फेदर टांग सांग के पीछे में और इसके गोल्डन विंग्स में ऐड हो जाता है और ये 2 विंग्स बदलकर अब 4 विंग्स में बदल जाते हैं। इस टाइम पे टांग सांग यहाँ पे स्पेस पावर को रिलीज करता है और एक तरह का पावर मी गोंजी के बॉडी में एंटर करता है, जिससे मी गोंजी का स्पेस का पावर काफी इंक्रीज कर जाता है। ये फील कर सकती है इस पावर को और ये सोचती है ये कैसे हो सकता है, जबकि टांग सांग 9th ईयर पे आ चुका है। फिर इसका स्वान टैंग गोंग भी इम्प्रूव कर चुका है और इसे टांग सांग पहले से काफी अच्छे से ब्लड लाइन को भी समझ सकता है। इस टाइम पे टांग सांग स्लो स्टोन का यूज किया है स्पेस टाइम के पावर को रिलीज करने के लिए और जो पावर से रिलीज किया है ये पावर टांग सांग मी गोंजी के बॉडी में डाल चुका है, जिसके कारण से इसे एक बूस्ट इफेक्ट भी मिला है। मी गोंजी फील कर सकती है कि 9th ईयर के पीक पे जा चुकी है। अब दोनों ही अपने पावर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इस स्टेट में मी गोंजी का स्पेस पावर भी काफी पावरफुल देखा जा सकता है। इसका फॉरहेड पे इसका पिकॉक सिंबल भी आ जाता है। इस टाइम पे मी गोंजी और टांग सांग इन दोनों के बॉडी का पावर ऐसा लगता है जैसे कि दोनों ही एक हो चुके हैं और काफी ज्यादा स्पेस का पावर भी रिलीज होता है। इधर दूसरी ओर फायर ड्रैगन गर्ल इसका फायर पावर पूरे ही जगह पे फैल जाता है। टांग सांग का गोल्डन विंग्स है और पिकॉक का सिल्वर कलर पूरे स्काई में दिख रहा होता है। दोनों ही पूरे स्काई को कवर किए हुए हैं। सिल्वर और गोल्ड कलर पूरे स्काई को ही कवर किए हुए हैं। एक स्पेस डोर ओपन होता है और इसके सामने में सिर्फ और सिर्फ फायर को ही देखा जा सकता है, जो कि ड्रैगन गर्ल ने फैलाया भी है। ड्रैगन गर्ल को ऐसा लगता है कि अगर ये इस तरह से अपने फायर को रिलीज करती रही फिर ये मारी भी जा सकती है, जबकि स्पेस डोर सभी फायर पावर को अपने अंदर में खींच रहा है। तो फिर देखते ही देखते अब ड्रैगन गर्ल पिलर ऑफ फायर को नीचे से राइज करती है। इस टाइप पे बैटल भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। ऑडियंस को भी इस बैटल में काफी मजा आ रहा है। टांग सांग और मी गोंजी दोनों इस टाइम पे ड्रैगन फ्लावर टीम के अटैक को स्पेस डोर से रोक पा रहे हैं और इसमें इन्हें ज्यादा डिफिकल्टीज भी नहीं आ रहा। मी गोंजी कहती है ब्रदर मेरा तो इस तरह से मेंटल पावर ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक स्पेस डोर से हम इस मैच को जीतने वाले नहीं है, हम इस तरह से ज्यादा देर तो टिक नहीं सकेंगे। टांग सांग कहता है कोई बात नहीं, मैं जो कहता हूँ वो करो। तुमने अभी जब जब स्पेस डोर को डिफरेंट जगह पे ओपन किया था उनके कोऑर्डिनेट्स को याद करो और वापस से ट्राई करो इन सबको एक साथ में ओपन करने का। ये सुनकर मी गोंजी भी समझ जाती है और फिर ये अपने स्पेस पावर से डोर को ओपन करती है। देखते ही देखते एक बार में हंड्रेड्स ऑफ स्पेस डोर ओपन हो जाते हैं डिफरेंट जगह पे। ये देखकर ड्रैगन गर्ल भी समझ जाती है कि इनके साथ कुछ तो बुरा होने वाला है और ये अपने फायर अटैक से अटैक करती है इन डोर्स पे। फायर पावर से ये स्पेस डोर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मगर जब ये स्पेस डोर मेल्ट होते हैं फिर स्पेस का पावर जाता नहीं है बल्कि स्पेस का पावर यहाँ पे फैल जाता है, जैसे ड्रैगन का विंग्स भी हिल नहीं पा रहा। और जबकि ड्रैगन का विंग्स हिल नहीं पा रहा फिर ये फ्लाई भी नहीं कर पा रही है और स्पेस पावर से ये चारों तरफ से सराउंड हो जाती है, जिसके कारण से काफी डैमेज भी होता है। जबकि इसका विंग काम नहीं कर रहा फिर ये ऊपर से नीचे की ओर धड़ाम से आकर गिरती है। ये देखकर मी गोंजी सिल्वर लाइट को शूट करती है। इससे स्पेस पावर और भी इंक्रीज कर जाता है। टांग सांग इस टाइम पे अब ऊपर से नीचे की ओर आता है और जब ये नीचे आता है फिर इसका हाथ सनफ्लावर बंदे के बॉडी पे आकर पड़ता है। जब ऑडियंस टांग सांग के हाथ को सनफ्लावर बंदे के बॉडी पे देखते हैं फिर सभी समझ जाते हैं कि ये कौन सा टेक्निक का यूज करने वाला है। इधर सनफ्लावर बंदे का हालत भी खराब हो जाता है। इधर मी गोंजी अपने स्पेस पावर से ड्रैगन गर्ल को कैद कर लेती है। इस टाइम पे ये मैच भी इनका खत्म हो जाता है। इस टाइम पे टांग सांग सनफ्लावर बंदे में ये 2 यन एनर्जी को डालता नहीं है, सिर्फ ये यन एनर्जी को ही इसके बॉडी में डालता है। इससे ही इसका हालत काफी खराब हो जाता है। इस तरह के पावरफुल एनिमी को डिफीट करने के बाद ये फाइनल तक चले गए हैं। मी गोंजी फील कर सकती है कि ये बैटल काफी इजीली खत्म हो गया है, जबकि पहले इन्हें फाइट में काफी प्रॉब्लम भी हुआ था सनफ्लावर और ड्रैगन क्लैन के बंदे से फाइट में। इस बात के कारण से ही अब काफी वीआईपीज में नोबल्स इनके ओरिजिन के बारे में भी पूछना स्टार्ट कर देते हैं। मी गोंजी टांग सांग से पूछती है ब्रदर तुमने मेरे बॉडी में क्या डाला था, उससे मेरा पावर काफी इंक्रीज कर गया था। इस पे ये कहता है टाइम और स्पेस पावर ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और ये दोनों पावर एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो इनका फ्यूजन एनर्जी मैंने तुम्हारे बॉडी के अंदर में डाला था। ये सुनकर मी गोंजी सोचती है ये तो स्पेस पावर के बारे में पहले ही से काफी कुछ जानता है, मगर ये टाइम पावर के बारे में भी इतना जानता है। ये स्किल तो टाइम क्रोकोडाइल मॉन्स्टर का है ना। टांग सांग कहता है टाइम क्रोकोडाइल मॉन्स्टर ये प्योर टाइम को कंट्रोल कर पाते हैं, मगर मैंने जो तुम्हारे बॉडी में डाला था ये टाइम पावर स्पेस पावर से रिलेटेड है। ये कहता है अगर तुम्हें इंप्रूव करना है फिर तुम्हें टाइम एनर्जी के बारे में भी कुछ थिंग्स को जानना होगा, क्योंकि ये दोनों एनर्जी एक साथ में ही काम करते हैं। ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग को भी इंक्रीज कर सकता है। मी गोंजी कहती है तुम इस एनर्जी को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। इस पे ये कहता है मैं इसे कंट्रोल नहीं करता, मैं एक आइटम का यूज कर रहा था। ये स्लो स्टोन को निकाल कर इसे दिखाता है और ये वही स्लो स्टोन है जो कि टांग सांग ने ऑक्शन में खरीदा था और इसी से ये लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्ट
इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन को क्रिएट भी करने वाला है। मी गोंजी कहती है तो फिर कल तुम अब आ रहे हो मेरे मैच को देखने के लिए। इस पे ये कहता है अब आज से 2 दिन मैं खाली ही हूँ और कल तुम्हारा ओपोनेंट भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और फाइनल में हमें काफी पावरफुल बंदों से फाइट भी करना होगा, तो मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। मी गोंजी फिर इसे अच्छे से कल्टिवेट करने को कहती है। दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर जब मी गोंजी आती है फिर पीकॉक डेमन किंग से कहते हैं आज के मैच में तुमने ये कैसे किया। इस पे ये कहती है सूरा ने अपने ब्लड लाइन का पावर मुझे दे दिया था, इस समय और भी पावर को यूज कर सकी और टियानजिंग स्किल का यूज कर मैंने ये कमाल करके दिखाया भी था। ये कहते हैं तो क्या वो तुम्हारे ब्लड लाइन के पावर को भी इंक्रीज कर सकता है। इस पे ये कहती है मुझे नहीं पता उसने ये कैसे किया, मगर स्पेस पावर को कंट्रोल करने का फीलिंग काफी अच्छा था। पीकॉक डेमन किंग कहते हैं उस टाइम पे तुम्हारा स्पेस कंट्रोल एबिलिटी गॉड लेवल पे चला गया था, तभी तुम उस जैसे पावरफुल ओपोनेंट को भी डिफीट कर सकी हो। जैसे उनका मी गोंजी भी सरप्राइज है। ये सोचती है सूरा सच में काफी मिस्टीरियस है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसका रियल एबिलिटी क्या है। पीकॉक डेमन किंग कहते हैं कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सूरा को शायद दूसरे एम्परर ने सेंड किया है तुम्हारे पास में ताकि वो तुम्हारे करीब आ सके और हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सके। शायद वो ह्यूमन है, इस कारण से भी इतना करीब वो तुम्हारे आ भी सका है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन उसे ट्रेन भी कर सकते हैं इस जैसे टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग को। उसके ओरिजिन को लेकर मैं काफी चिंता भी करता हूँ। ये कहते हैं ठीक है जाओ और जाकर रेस्ट करो, इन सब बात का अभी कोई मतलब नहीं है, मगर तुम्हें केयरफुल रहना होगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।